वो कार में मेरे पास आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसने हाथ अपनी बगलों में रखे थे, लगता था इसे ठंड लग रही है। फिर इसे तेज बुखार हो गया और वो जमीन पर लेट गया। मैंने इसके माथे पर हाथ रखा, माथा फनक रहा था। मैंने अपनी बुशर्ट उतारी, इसे बाहर जाकर समुद्री पानी में भिगोया और इसके माथे पर रखकर पट्टियां करने लगा, मगर इससे कोई ज्यादा फर्क न पड़ा। वेंकटा रेड्डी का जिस्म अंगारे की तरह दहक रहा था। इस पर हिसियान की कैफियत तारी हो गई और वो अपनी बेटी से बातें करने लगा। कभी इसे आवाज देता है जैसे वो रूठ चली गई हो, कभी यूं बातें करने लगता है जैसे इसके पास बैठी हो। मेरी पोजीशन अजीबोगरीब हो गई थी। वहां इसे मैं कोई दवाई भी नहीं खिला सकता था। इससे एक दो बार पूछने की कोशिश भी की कि वहां किसी दरख्त की कोई छाल ऐसी है जिससे इसका बुखार कम हो जाए, मगर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर अचानक दूर से किसी मोटर लॉन्च की फटफट सुनाई दी। मैं तेजी से उठकर गार के मुंह पर आकर बैठ गया। देखा कि दूर से लॉन्च की रोशनी समंदर पर पड़ रही थी। जल्दी से वापस आ गया। वेंकट के कानों में लॉन्च की आवाज़ पड़ी तो मुंह उठाकर बोला, मेरी रुक्मणी आ गई है, वो मुझे लेने आई है। मेरी बेटी स्वर्ग से मुझे लेने आई है। हे प्रभु, मेरा अगला जन्म मेरी बच्ची के चरणों में करना। मोटर लॉन्च की आवाज़ काफ़ी करीब आ गई थी। खतरा था कि कहीं वेंकट की आवाज़ लॉन्च में खड़े सिक्योरिटी गार्ड के कानों में न पड़ जाए। मैंने आहिस्ता से वेंकट के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, भगवान के लिए आहिस्ता बोलो, यहूदी लॉन्च पर गश्त कर रहे हैं। लॉन्च हमारी चट्टान के अकब से होती हुई समंदर में आगे निकल गई। जब इसके इंजन की आवाज़ दूर चली गई तो मैंने वेंकट की तरफ तवज्जो दी। इसका बुखार ज़्यादा हो गया था। अपनी बुश शर्ट समंदर के पानी में गीली करता और इसके माथे पर रख देता। बुश शर्ट देखते देखते गर्म हो जाती। दोबारा इसे समंदर में डिबो कर लाता। इसी तरह रात हो गई। वेंकट पर बेहोशी तारी होने लगी। मुझे ये ख्याल बार बार परेशान कर रहा था कि जो शख्स यहाँ मेरे बहुत काम आ सकता था वो बेहोश पड़ा था। अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे असर-ए-नौ अपनी राब्ते की मुहिम का आगाज़ करना पड़ेगा। फिर किसी इंडियन तामिल के आगे अपनी मनगढ़ंत कहानी को दोहराना पड़ेगा, जाने वो एतबार करे या ना करे। वेंकट ने मुझे बस्ती के अपने जिस काबिल एतबार और दोस्त भारतीय तामिल के बारे में, इसका नाम रम्या था और इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वेंकट से इस ज़मन में मज़ीद तफसीलात नहीं पूछी जा सकती थी क्योंकि वो होश में नहीं था। जब रात गहरी हो गई तो मैंने नारियल तोड़कर खाया और इसका पानी पीकर अपनी भूख किसी हद तक कम की। वेंकट के मुंह में नारियल का पानी डाला तो इसकी बहरानी कैफियत अचानक ख़त्म हो गई। चट्टानी गार में अंधेरा था, मैं मोमबत्ती भी नहीं जला सकता था। इस अंधेरे में मुझे वेंकट की जर्द आंखें खिलती दिखाई दी। इसके चेहरे पर सुकून आ गया था। मुझे बड़ी खुशी हुई। इसकी जर्द आंखें मेरे चेहरे पर जमी थी। एक बेजान सा तबस्सुम इसके होंठों पर नमूदार था। इसने अपना गर्म हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और बोला, मेरे हाथ की उंगली में चांदी की अंगूठी है, इसे उतार कर अपने पास रख लो। इतनी बात कहने से ही इसका सांस फूल गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे अपनी अंगूठी किस लिए दे रहा है। मैंने बहरहाल इसकी हिदायत के मुताबिक इसके हाथ की उंगली से चांदी की अंगूठी, जो एक छल्ले जैसी थी, उतार ली। वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, ये मेरी बीवी की निशानी है, इसे तुम जजीरे के जुनूब में इंडियन बस्ती में रमिया के पास ले जाना, वो तुम्हारी मदद करे। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तामिल ने मेरे रास्ते को किसी हद तक मेरे लिए साफ कर दिया था। मैं चाहता था कि वो भी सेहतमंद होकर मेरे साथ चले, लेकिन इसके चिराग ज़िंदगी का तेल ख़त्म हो चुका था। काले पानी के इस जजीरे के तेज़ और मोहलिक बुखार ने इसके जिस्म को अंदर से जला डाला था। इसके जिस्म की रतूबत खुश्क हो गई थी। अंगूठी जब मैंने इसके सामने अपनी उंगली में पहनी तो इसका कपकपाता हुआ हाथ उठा। इसने चांदी की अंगूठी को उंगली से छुआ और फिर इसका हाथ एक झटके से नीचे गिर पड़ा। मैंने इसके सीने पर हाथ रख दिया। वेंकट मर चुका था। रात भर इसकी लाश गार में पड़ी करीब ही पड़ी रही। मुझे आधी रात के बाद नींद आ गई। आंख खुली तो गार में से दिन की सफ़ेद रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। बाहर निकलकर देखा, समुंदर पुरसुकून था। आसमान पर बादल इसी तरह छाए हुए थे और मरतूब ठंडी हवा चल रही थी। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अपनी बुशर्ट को पहना। जीन्स की जेब में साइलेंसर वाला पिस्तौल को निकाल कर चेक किया। फिर वेंकट की लाश को उठाकर चट्टान के पास ही समंदर में डाल दिया। इसकी लाश पानी में डूब गई क्योंकि चट्टान के पास पानी गहरा था। दिन की रोशनी में चांदी की अंगूठी को गौर से देखा। ये एक मामूली सा चांदी का छल्ला था, लेकिन वेंकट की मरहूम बीवी की निशानी थी। हो सकता है बस्ती के तामिल और वेंकट के दोस्त रमिया पर इसका कोई मतलूबा असर हो या ना हो। वो मेरी मदद करने के बजाय मुझे जजीरे की इसराइली सिक्योरिटी फोर्स के हवाले भी कर सकता था, लेकिन इस रमिया या रामिया से मिलना ज़रूरी हो गया था। इसके सिवा मेरे सामने कोई रास्ता भी नहीं था। इससे सिर्फ रात को ही मुलाकात की जा सकती थी।
क्योंकि दिन की रोशनी में मुझे देखा जा सकता था। अब मैंने एक बार फिर शाम का अंधेरा होने का इंतज़ार शुरू कर दिया। नारियल खा खा कर मेरा पेट अकड़ सा गया था। मैंने सोचा कि जंगल में जाकर कुछ खजूरें तलाश करके इनका नाश्ता किया जाए। चुनाचा ये तसल्ली कर लेने के बाद कि समंदर की पट्टी खाली पड़ी है, मैं चट्टानी गार में से निकला और पानी में से गुजर कर दौड़ते हुए रेत की पट्टी अबूर की। और सामने वाले जंगल में दरख्तों पर कभी कभी कोई परिंदा बोल उठता था। इसके अलावा जंगल में गहरी खामोशी छाई थी। किसी वक्त दूर से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई फौलाद की चादर पर हथौड़ा चला रहा हो। खजूर के दरख्त वेंकट की जली हुई झोंपड़ी के अकब में एक ऊंचे घास का खिता पार करने के बाद वाक़ था। मैं घास में बड़ी एहतियात से चलता इन दरख्तों तक आ गया। यहाँ घास पर काफ़ी खजूरें गिरी पड़ी थी। खजूरें मैंने वहीं खानी शुरू कर दी। जब पेट भर गया तो काफ़ी खजूरें जेबों में डालकर वापस ऊंची घास में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। वेंकट की झोंपड़ी के पीछे ताड़ी की जो हंडिया लटक रही थी, आग की वजह से इसका रस्सी का छींका भी जल गया था और हंडिया ज़मीन पर टूटी पड़ी थी। मैं दरख्तों की आखिरी कतार में से निकलकर रेतले साहिल पर आने ही वाला था कि मुझे आदमियों की बातें करने की आवाज़ सुनाई। पिस्तौल मैंने जेब से निकाल लिया था। मेरी आंखें दरख्तों के दरमियान से नजर आने वाले साहिल समंदर पर जमी हुई थी। इंसानी आवाज़ें करीब आ रही थी। फिर मुझे 4 इसराइली नीली वर्दियों में दिखाई दी। ये सिक्योरिटी फोर्स के आदमी थे। स्टेन गन्ने कांधों से लटकाए वो सिगरेट का धुआं उड़ाते बड़े खुशगवार मूड में बातें करते चले जा रहे थे। खदशा ये था कि कहीं वो वेंकट की झोंपड़ी की तरफ ना आ जाए, क्योंकि झोंपड़ी से मैं ज़्यादा दूर नहीं था। मैं चौकस हो गया। इसराइली सिक्योरिटी गार्ड बातें करते आगे निकल गए। जब इनकी आवाज़ें दूर हो गई तो वो दरख्त की ओट से निकला और एक दरख्त के तने की ओट से झांक कर देखा। इसराइली गार्ड्स दूर जा चुके थे। जब वो साहिल का मोड़ घूम गए तो मैं भागकर समंदर के पानी में से गुजरता अपनी चट्टानी कमीनगाह में आ गया। एक नारियल तोड़कर इसका पानी पिया, खजूरें निकालकर जमीन पर एक तरफ ढेर कर दी और आराम से टांगे फैलाकर नीम दराज हो गए। मेरा जहन बस्ती के इंडियन तामिल रमिया से मुलाकात की तफसीलात पर गौर करने लगा। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स के आदमियों के गश्त ने मुझे मोहतात कर दिया था। मैं सोना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बाहर देख लेता था। दोपहर को मैंने थोड़ी सी खजूरें खाकर पेट की आग बुझाई, नारियल का पानी पिया और चट्टान के करीब ही समुद्री लहरों में अच्छी तरह से गुस्ल किया और फिर गार में आकर बैठ गया। जिस्म खुश्क हुआ तो समुद्री पानी के नमक ने मेरे जिस्म को जैसे अकड़ा दिया। मैंने बुश शर्ट उतारी और इसका तौलिया बनाकर अपने जिस्म को खूब रगड़ रगड़ कर समुद्री नमक की तह से निजात हासिल की और बुश शर्ट झाड़ कर एक तरफ रख दी। जब सूरज समंदर में मगरिब की तरफ गुरूब हो गया तो मैंने गार के मुंह पर आकर देखा। जंगल में शाम का अंधेरा उतरने लगा था, मगर समंदर पर अभी तक दिन की बाकी मांदा सुर्खी माइल रोशनी फैली हुई थी। मैं वापस गार में आकर बैठ गया। जब साहिल समंदर की आखिरी रोशनी का रंग भी शाही माइल होने लगा तो गार से निकला और साहिल के दरख्तों के साथ साथ अंदर की तरफ होकर जजीरे के मगरबी साहिल की तरफ चलने लगा। मैं शाम की फीकी फीकी रोशनी में ही इंडियन तामिल रमिया की बस्ती तक पहुंचना चाहता था। साहिल आगे जाकर दाएं जानिब घूम गया। दरख्तों में कुछ परिंदे चहचहा रहे थे। कुछ दूर चला हूँगा कि दूर मुझे दरख्तों के पीछे ऐसी रोशनी नजर आई जैसे 2-3 लालटेनें जल रही। ये भारतीय तामिल बाशिंदों की बस्ती हो सकती थी। ताहम मैं मज़ीद मोहतात होकर चलने लगा था, क्योंकि ये कोई चेक पोस्ट भी हो सकती थी। इस असना में समंदर में एक गश्ती लॉन्च गुजर गई। इसके सामने लगी सर्च लाइट थोड़े थोड़े वक्फे से समंदर पर तेज़ रोशनी फेंक रही थी। मैं घास में दुबक कर बैठ गया। जब लॉन्च दूर निकल गई तो उठा और बस्ती की रोशनी की तरफ चलने लगा। यहाँ घास कटी हुई थी जो इस बात की अलामत थी कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं। फिर मुझे एक गाय के बोलने की आवाज़ आई। यकीनन ये भारतीय तामिल बाशिंदों की ही झोंपड़ियाँ थीं, क्योंकि जनूबी भारत के लोग अपने यहाँ गाय ज़रूर पालते हैं। दरख्त भी छदरे हो गए थे। एक जगह केले के दरख्तों का झुंड आ गया। अभी रात का अंधेरा इतना गहरा नहीं था। मुझे केले के दरख्तों में से एक औरत निकलकर दूसरी तरफ जाती नजर आई। इसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। ये साड़ी एक तरह की धोती होती है जिसे कमर के गिर्द बांध कर तामल औरतें इसके पल्लू से अपना सीना ढांप ले। इनके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर सिवाय धोती के आम पल्लू के और कुछ नहीं होता। ये तामल औरत थी और जंगल में किसी काम से आई थी और अब वापस इस बस्ती की तरफ जा रही थी, जहाँ 3 जगहों पर जलती लालटेनें अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। मैं कुछ फासला रखकर इस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। बस्ती 6-7 झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी। एक झोंपड़ी के बाहर गायें बंधी हुई थी। 2-3 झोंपड़ियों के आगे चूल्हे रोशन थे और औरतें बैठी रात का खाना वगैरह पका रही थी। मैं बस्ती के किनारे वाली झोंपड़ी से कुछ फासले पर आकर रुक गया और गौर से जायजा लेने लगा। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे को सख्ती से पकड़ लिया और करख्ते सी आवाज़ आई, कौन हो तुम? मैंने तड़प कर पीछे देखा। एक सयाफाम धोती पोश आदमी मुझे अपनी गुलाबी आंखों से घूर रहा था। मैंने हाथ जोड़कर इसे प्रणाम किया और कहा, मेरा नाम फाड़ीकर है, मैं मरहटा हूँ, मुझे रमिया से मिलना है।
मुझे इसके पास पहुंचा दो। इस तामुल ने ताज्जुब के साथ पूछा, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने जल्दी से कहा, भगवान के लिए आहिस्ता बोलो, मैं केराला से रमिया को मिलने आया हूँ। इसके लिए एक ज़रूरी संदेशा लाया हूँ। मेरे पूरे तमाल लहजे और रवा तामुल जुबान का इस पर काफ़ी असर हुआ। इसने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे खाना पकाती औरतों के करीब से लेकर आगे निकल गया। 2-1 मुर्गियाँ मेरे आगे आकर कुक कुक करती भाग गई। तामुल औरतों ने मुझे कदरे हैरानी से देखा और फिर अपने काम में लग गई। मेरा साथी मुझे बस्ती की आखिरी झोंपड़ी में ले गया। यहाँ झोंपड़ी के बाहर छोटे से तख्ते पर एक दुबला पतला अच्छी खासी उम्र का तामुल आदमी बैठा नारियल का छोटा सा हुक्का पी रहा था। मुझे देखते ही इसने हुक्का मुंह से हटा लिया और जब तक मैं इसके पास नहीं पहुँच गया वो मुझे मुसलसल हैरत से तकता रहा। फिर अपने साथी से पूछने लगा कि ये कौन है। इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर मैंने तख्त पर इसके करीब बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारे दोस्त वेंकटा रेड्डी का ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। रमिया ने हुक्का तख्त पर रख दिया और जो आदमी मुझे लेकर आया था इसे वापस जाने का इशारा किया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, तुमको वेंकट को तो मौत की सज़ा दे दी गई है, वो तुम्हें कहाँ मिला? मैंने जल्दी मुख्तसर मगर बेहद पुरस्रार अंदाज में सबसे पहले तो अपनी मनगढ़ंत कहानी से सुनाई कि किस तरह से मैं अपनी इज्जत की खातिर खून करके भारत से फरार होकर यहाँ पहुँच गया हूँ और फिर वेंकट रेड्डी को इसराइली गार्ड्स की जानिब से मौत की सज़ा देने यानी इसे समंदर में फेंकने और मेरी इसके समंदर से निकालने की दास्तान बयान की। वेंकट को मैंने बचा लिया था मगर मलेरिया के बुखार से इसे ज़िंदा रहने की मोहलत न मिली। इसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। वो तुम्हें और अपनी बेटी रुक्मणी को बार बार याद कर रहा था। अगर वो जिंदा होता तो खुद मुझे लेकर रात के अंधेरे में तुम्हारे पास आने वाला था। मरते वक्त इसने ये अंगूठी मुझे दी कि तुम्हें दे दूँ और इसने तुम्हारे नाम ये संदेशा भी दिया था कि मेरी मदद करना। रमिया मुझे अंदर झोंपड़ी में ले गए। झोंपड़ी में कोई चिराग रोशन नहीं था। इसने मुझे घास पर बिठाया और खुद बाहर जाकर लालटेन की रोशनी में वेंकट की चांदी की अंगूठी को गौर से देखने लगा। कुछ देर अंगूठी को देखने के बाद झोंपड़ी में आकर मेरे सामने घास पर बैठ गया और बोला, ये अंगूठी मेरे दोस्त वेंकट की ही है, ये इसकी बीवी की निशानी है। मैं जानता हूँ ये अंगूठी इसने जीवन भर अपनी उंगली में ही रखी थी, लेकिन तुमने मेरे पास आकर सख्त गलती की है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम लोग खुद यहाँ उम्र कैद की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहूदी हमारी कड़ी निगरानी करते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी भनक भी पड़ गई तो वो मुझे और मेरे बीवी बच्चों को बांध कर समंदर में फेंक देंगे। मैं पहले तो ज़रा परेशान हुआ, लेकिन फिर अपनी तामुल ज़ुबान से इसको मज़ीद मुतासिर किया और ख़ास तौर पर अपनी बीवी की इज़्ज़त पर हमला करने वाले फ़र्जी बदमाश की कहानी कुछ ऐसे लहजे में बयान की कि रमिया सोच में पड़ गया। उठकर तख्ते तक गया, वहाँ से अपनी नारियल की गुड़गुड़ी उठा ली और इसे आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। चंद सेकंड्स तक खामोशी से नारियल पीता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। वो मुझे एक अजीब से तजस्सुस में छोड़ गया था। मैं फैसला नहीं कर सका कि वो यहूदी गार्ड्स को मेरे बारे में खबर करने गया है या मेरे बचाव और मेरी मदद की तदाबीर पर अमल करने गया है। बहरहाल मैं चौकस बैठा था और मेरा हाथ पतलून की पिस्तौल वाली जेब में था। थोड़ी देर बाद रमिया झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो इसके हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें चावल और ऊपर सब्जी रखी थी। तुम चावल खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मुझे कदरे तसल्ली हुई। काफ़ी देर बाद चावल खाने को मिले तो मैं सारे के सारे चावल और सब्जी की भुजिया खा गया। रमिया मेरे सामने बैठा नारियल पी रहा था। इसने नारियल मेरी तरफ बढ़ाया। नारियल पीते हो? मैंने कहा, नहीं दादा। वो किसी गहरी सोच में था। एक छोटा लड़का अंदर आकर थाली और पानी का खाली गिलास ले गया। रमिया गहरी सोच के समंदर से उभरते हुए बोला, पहले तो तुम दूसरे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें धोती कुर्ता ला कर देता हूँ। ये पतलून ठीक नहीं है। वो एक बार फिर उठकर बाहर गया और मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने बुश शर्ट उतारी हुई थी। बाहर वाली लालटेन की रोशनी झोंपड़ी में आ रही थी। रमिया ने मेरे नंगे सीने की तरफ देखकर पूछा, तुम बरहमन नहीं हो? तुमने जेन्यू नहीं? मैं एक पल के लिए रुका, फिर फौरन बोला, दादा, वेंकट की लाश के साथ मैंने जेन्यू से पत्थर बांधकर समंदर में डाला था। इस तरह से इसकी आत्मा सीधी स्वर्ग में जाएगी। वो गहरा सांस भरकर बोला, तुम ठीक कहते हो। बरहमन विष्णु भगत होते हैं। तुम्हारी सेवा हम पर फर्ज है, पर यहाँ बाहर से कोई आदमी यहूदियों की इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। तुम यहाँ कैसे रहोगे? मैंने रमिया के हाथ थाम लिए और आजी से कहा, दादा, मुझे किसी तरह से बचा लो। अगर मैं केराला या काले पानी के किसी भी दूसरे टापू में गया तो भारतीय पुलिस मुझे पकड़कर फांसी पर लटका देगी। तुम एक बरहमन को जीवन दान दोगे तो विष्णु भगवान तुमसे बहुत खुश होंगे। इसने मेरा हाथ अपने माथे से लगाया। वो अकीदत की वजह से जज्बाती हो गया था। कहने लगा, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। मैंने हाथ बांधकर इसे धन्यवाद किया और पतलून उठाकर धोती पहनने लगा। इसने मुझे एक जेन्यू भी ला कर दिया जिसको मैंने पहन लिया। वो झोंपड़ी के कोने में बैठकर नारियल पीते हुए बोला, मेरा यहूदी साहब मेरी बात बहुत मानता है। मैं इसको मद्रासी चल्ला यानी चावल पका कर देता हूँ। वो इसे बड़े शौक से खाता है।
मैं कोई कथा कहानी जोड़कर इससे तुम्हारे बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ तुम यही जाहिर करना कि तुम मेरी बहन के बेटे हो और यहूदी साहब की इजाज़त से यहाँ मेरे पास आए हो। मैंने कुर्ता भी पहन लिया और कहा तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। रमिया ने लकड़ी के संदूक में से एक छोटी सी टीन की डब्बी निकाल कर दी, जिसमें सुर्ख गीला रंग था। विष्णु नाम का टीका लगा लो। मैंने उंगली रंग में भिगोकर तामल लोगों की तरह माथे पर 3 मतवाजी लकीरें बना ली। इसने मुझे एक पुरानी चप्पल पहनने को दी और कहा तुम इस झोंपड़ी में सोना। गर्मी ज़रूर होगी मगर तुम्हें आज की रात झोंपड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कल मैं अपने यहूदी साहब से कोई बात छेड़ूंगा। इसने अपनी बीवी को आवाज़ दी। इसकी अधेड़ उम्र सूखी सूखी बीवी अंदर आई। रमिया ने इसे पास बिठा लिया और बड़े पुरअतमान लहजे में बोला, सुखमनी तुम इसे नहीं पहचानती क्या? सुखमनी ने मुझे गौर से देखा और बोली, नहीं तो। रमिया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, अब बताता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन मेरी एक सौतेली बहन अमरीली में ब्याही हुई थी। इसने हमारी गोद से बाहर ब्याह किया था, इसलिए हम इसे नहीं मिलते। ये मेरी इसी सौतेली बहन का बड़ा बेटा फाटिकर है। बूढ़ी औरत सुखमनी ने मेरे सर पर मोहब्बत से 2 बार हाथ रखा और अपने पति से कहा, मैं इसके लिए सीताफल लाती हूँ। जनूबी हिंद और मुदिया प्रदेश में शरीफे को सीताफल भी कहते हैं। वो बाहर चली गई। रमिया बोला, मेरी पत्नी मेरी हर बात पर यकीन कर लेती है, बड़ी बोली है। मेरी बेटी सनता भी बिल्कुल माँ पर गई है। वो बाहर कोको बना रही है तुम्हारे लिए, तुम देखना वो भी फ़ौरन मेरी बात पर यकीन कर लेगी। फिर वो मेरे ज़रा करीब होकर कहने लगा, मैं सबको यही बताऊंगा। इस बस्ती में ज़्यादा लोग नहीं हैं, 6-7 तामुल कुंबे रहते हैं जो यहूदी फ़ौजियों के यहाँ काम करते हैं। मुझे यहूदी साहब खुद पसंद करके केरला से लाया था। बाकी लोगों में ज़्यादातर वो लोग हैं जो तमिलनाडु और केरला में जेल तोड़कर भागे हुए हैं। मैंने कहा, क्या भारतीय पुलिस वाले यहाँ कभी नहीं आते? रमिया बोला, कभी कभी भारत से अफसर लोग आते हैं मगर हमारे साहब इन लोगों को छुपा देते हैं, क्योंकि यहूदी नहीं चाहते कि ये जराइम पेशा लोग अब वापस भारत जाएं और लोगों को इस जजीरे के बारे में कुछ बताएं। मैंने शऊरी तौर पर सवाल किया, दादा इस जजीरे में क्या होता है? हमारी भारतीय हुकूमत ने इन यहूदियों को ये जजीरा क्यों दिया हुआ है? रमिया कहने लगा, यहाँ यहूदियों की एक जेल है जहाँ इसके सियासी कैदी हैं। भारत ने अपनी मर्जी से यहूदियों को यहाँ इजाज़त दे रखी। मैंने भोलेपन से कहा, दादा केरला में तो लोग कहते हैं कि यहाँ यहूदी एटम बम बना रहे हैं। रमिया हंस दिया, फिर संजीदगी के साथ कहने लगा, हमने तो यहाँ कोई एटम बम नहीं देखा, मगर इतना ज़रूर है कि एक पहाड़ी की तरफ हम भारतीय तामुल लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। हमें इससे क्या, अगर यहूदी एटम बम बना रहे हैं तो हमारी भारतीय हुकूमत को ज़रूर पता होगा। फिर मेरे करीब होकर कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि हमारी भारतीय हुकूमत इन यहूदियों के साथ मिलकर अपने लिए एटम बम बना रही है, क्योंकि हमने यही सुना है कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है। मैं मुस्कुराया, हाँ दादा तुम ठीक कहते हो। अरे दादा, पाकिस्तान की क्या मजाल के भारत का मुकाबला करें। इतने में रमिया की पत्नी सुखमनी थाली में 4-5 शरीफे डाल कर ले। रमिया ने कहा, यह शगुन का सीताफल है फाटिकर, इससे खा लो। मैंने इसकी पत्नी को धन्यवाद कहा और शरीफा खोल कर खाने लगा। रमिया की जवान बेटी सनता कांसी के कटोरे में गरम गरम कुकू लेकर आ गई। काले पानी के जजीरों में कुकू और काफ़ी बहुत होती है। यहाँ के गरीब और मजदूर लोग कुकू बड़े शौक से पीते हैं, क्योंकि कुकू एक तो सस्ती होती है, दूसरा बहुत तेज़ होती है। कुकू मैंने पहली बार मदारस में पी थी। इसका जायका हल्का कड़वा होता। इसने सिर्फ एक पुरानी सी धोती ही पहन रखी थी जो इसकी पिंडलियों तक आती थी। धोती का एक पल्लू इसके कांधे पर पड़ा था। इसका रंग भी काला था और माथे पर विष्णु का सुर्ख टीका था। मैंने इससे कटोरी ले ली और कुकू पीने लगा। रमिया की बेटी सनता झुकी हुई नज़रों के साथ कुछ बेजार सी लग रही थी। इसके बाप ने इसे भी वही कहानी सुनाई जो अपनी बीवी को इससे पहले सुना चुका था और मुझे अपना भांजा कहकर अपनी बेटी से तारुफ करवाया। ये वो सब कुछ अपने अजीज़ तरीन दोस्त सनता रेड्डी की आत्मा की शांति के लिए कर रहा था। इसका तजुर्बा मुझे 2-1 बार पहले भी हो चुका था। जनूबी हिंद की पुरानी नस्ल के लोगों को मैंने देखा था, वो दोस्तियाँ निभाने में अपना सानी नहीं रखते और दोस्त की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। ये विष्णु मत की तालीमात का असर ही है। ये बात इनके धर्म सवित्रों में जगह जगह बड़ी वजाहत के साथ बयान की गई थी कि जो अपने संगी साथी को धोखा नहीं देता, जो विपदा के समय इसके काम आता है, इसका अगला जन्म रशियों और गंदुओं में होता है और ये लोग आवागोन को अपने धर्म का अटूट हिस्सा समझते हैं। रमिया की बेटी सनता ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इसी तरह बेजार सी झोंपड़ी से बाहर निकल गई। कुकू पीने के बाद मेरी जेब में इंडियन करेंसी के जितने नोट थे वो मैंने रमिया के आगे रख दिए और कहा, दादा ये मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से कमाए हैं, मैं चाहता हूँ तुम इन्हें अपने पास रख लो, मुझे खुशी होगी। इतने सारे नोट देखकर रमिया की आंखें खुल गईं। इसकी बीवी सुखमनी भी बहुत खुश हुई। इसने नोट उठा लिए। रमिया बोला,
बेटा फाड़ कर इसकी क्या ज़रूरत थी। इसके बाद इसने अपनी बीवी से कहा कि वो इन नोटों को संदूक के नीचे छुपा कर एहतियात से रख दे। इसके रवैये में पहले से ज़्यादा गर्मजोशी आ गई। सुखमनी ने कहा कि मुझे बाहर सुलाना चाहिए, अंदर मच्छर होंगे। बाहर अलाव के धुएं में मच्छर नहीं आते। मगर न जाने क्यों रमिया मेरी झोंपड़ी में सोने पर ही मसर कर रहा था। मैंने कहा, दादा मैं अंदर ही सोऊंगा, मुझे मच्छरों की आदत है। रात मैंने झोंपड़ी में ही बसर की। सारी रात मच्छरों से जंग करता रहा। पतली सी चादर ऊपर लेता तो गर्मी से दम घुटने लगता। किसी न किसी तरह रात गुजर गई। दिन निकला तो रमिया हुक्के के कश लगाता झोंपड़ी में आया। मैं जाग रहा था। बोला, मेरे साथ आओ, झोंपड़ियों के पीछे तुम्हें तालाब दिखाता हूँ, वहाँ तुम स्नान वगैरह कर लेना। अभी दिन पूरी तरह नहीं निकला। जंगल के दरख्तों में हल्का हल्का अंधेरा भी बाकी था। मुझे तालाब पर छोड़कर रमिया चला गया। मैंने तालाब में स्नान किया। वापिस हुआ तो देखा कि तालाब के दूसरे किनारे पर नीम रोशनी में रमिया की बेटी संथा स्नान कर रही है। इसने मुझे देख लिया था। ऐसी बेजार बेजार सी लड़की मैंने जनूबी हिंद में कभी नहीं देखी थी। भारतीय तामिलों की इस बस्ती में 10-12 झोंपड़ियाँ थी। उन्होंने बकरियाँ और गायें पाल रखी थी। रमिया ने दिन अच्छी तरह निकलने के बाद मुझे बस्ती वालों से अपने भांजे की हैसियत से मिलाया और उन्हें यही बताया कि मैं बड़े यहूदी साहब की इजाज़त से वहाँ आया हूँ। ये सब एक ही तरह के गहरे सांप और स्याफाम रंगत वाले दुबले पतले से लोग थे। लगता नहीं था कि इनमें से कोई जराइम पेशा और खूनी भी हो सकता है। मगर रमिया और वेंकट का यही कहना था कि इनमें ऐसे लोगों की अक्सरियत है। इनमें चंद एक ही शादीशुदा थे, बाकी अलग अलग झोंपड़ों में अकेले ही रहते थे। मैं बड़ा मुनकसिरुल मिजाज बनकर इन सबको प्रणाम कर रहा था और इनसे तामुल जुबान में ही हम कलाम था। सबने बारी बारी मुझसे हाथ मिलाया। मेरा हुलिया भी तामिल विष्णु हिंदुओं जैसा लगता, रंग भी सांवला हो गया था। फिर रमिया खुद मुझे अपना भांजा कह रहा था। मुझे भला किसी को क्या एतराज़ हो सकता था, लेकिन मैं देख रहा था कि एक तामुल मुझे घूर कर तकते हुए मुस्कुरा रहा था। रमिया ने इसकी तरफ तवज्जो होकर बोला, क्यों कदरुम, तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात? लगता है रात तेरे साहब ने तुझे पीने को उम्दा सिगार दिया होगा, खुश होकर। नाटे कद के स्याह घुंघरेयाले बालों वाली पक्की उम्र के इस तामुल ने, जिसका नाम कदरोम था, कहा, नहीं दादा साहब तो तुम पर ही खुश होता है, हमें कौन पूछता है, मगर वो तेरी तरक्की ज़रूर कर रहा है, जब भी तुम मुस्कुरा रहे हो आज। रमिया ने हंस कर कहा। सब तामुल हंसने लगे। कदरोम ने अचानक सवाल किया, रमिया दादा तुम्हारा भांजा विष्णु बरहमन कैसे हो सकता है? मैंने जल्दी से कहा, क्यों, क्या महाराष्ट्र में विष्णु बरहमन नहीं होते? मेरे पिताजी का एक भाई जीनी था, पर हमारी माता और पिताजी दोनों विष्णु थे। रमिया ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, अरे हाँ, महाराष्ट्र में विष्णु भी होते हैं, जीनी और आर्या समाजी भी होते हैं, तुम्हें क्या एतराज़ है? कदरोम ने मुस्कुराते हुए कहा, एतराज़ तो नहीं, मैं कौन एतराज़ करने वाला होता हूँ। वो खामोश हो गया, लेकिन मुझे इस पर शक सा पड़ा। बाद में जब मैंने रमिया से कदरोम के बारे में पूछा तो वो बोला, यहूदियों का बड़ा मुंह चढ़ा हुआ है। एक यहूदी मेजर का अर्दली है, मेरी सनता से ब्याह करना चाहता है। मैं नहीं माना। भला मैं कदरोम जैसे खूनी से अपनी बेटी कैसे ब्याह दूँ? मगर तुम इससे होशियार रहना और सुनो, जो कहानी मैंने इन सब लोगों के आगे बयान की है, तुम भी हर बार इसी कहानी को दोहराना। वैसे मैं आज ही अपने यहूदी साहब से बात करूँगी ताकि कदरोम को किसी किस्म की शरारत करने का मौका न मिल सके। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।